दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए आज साहित्य गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन का प्रथम उत्थान पढ़ना है। तो चलिए मिलकर वाचन करते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950। प्रकरण 1, गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदासुख लाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुए थी। लल्लू लाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद को उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन जो था वो केवल शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा हुआ था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों का विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, श्रृंगार आदि की पुरानी ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधिनी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न अब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़ कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तब शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई है। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। महत्वपूर्ण है, भारतेंदु में दो प्रकार की शैलियाँ मिलती हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी। मतलब एक हुआ भावावेश और एक हुआ तथ्य निरूपण। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृष्ट भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल, मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की, जो प्रायः समस्त सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण
करती पूर्वी कहावतों और मुहावरों का बौछार भी छोड़ती चलती है। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक और दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए, यहाँ गथे हुए लिखा हो, गुथे हुए होना चाहिए, गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद्य विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंसा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन की पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक है। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था, इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर रंग स्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। उनके लिखावट में ना उदीयमान और अवसाद जैसे ऐसे शब्द मिलते हैं, ना औदार्य और सौकार्य और मौरख्य ऐसे रूप। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों के दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। क्षितिज समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविधा रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधारों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन जो है वो नाटकों से हुआ है। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से 2-4 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे। उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह जी का आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व न था। हरीशचंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला में सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी जी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया।
खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। बाबा रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का जैसे वीर नारी पद्मावती, कृष्ण कुमारी अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता का कारण इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिनों दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थीं, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पाठ लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था। देखिए, नाटक कौन सा था? जानकी मंगल नाटक किसका था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का था। उसमें भारतेंदु जी ने भी पार्ट लिया था। कहीं पे मतलब जानकी मंगल को भारतेंदु की ही रचना बहुत लोग भूल से मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये इस लिखित का मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो पुनः सुनिए। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक का जो धूमधाम से अभिनय हुआ, उसमेमें भारतेंदु जी ने पाठ लिया था। यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी भी पधारे थे और इसका विवरण 8 मई 1868 में इंडियन मेल में इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। कश्मीर कुसुम, राज तरंगिणी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव के जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए। तो देखिए क्या हुआ था। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं। राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले विषय, सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना, लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्त के साथ भाव व्यंजना भी गुम्फित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों का अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचार खंड कुछ उक्ति वैचित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली का व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाएंगी। जैसा कि कहा जा चुका है कि हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास, किसका अंग्रेजी ढंग का है मौलिक उपन्यास, लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु ही निकला था। उसके पीछे बाबा राधा कृष्ण जी के ने निसहाय हिंदू लिखा था। तो यह निसहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण जी का है। पंडित तो निसहाय राधा कृष्ण जो है, निसहाय जो होता है उसको सहारा देते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, तो बालकृष्ण ब्रह्मचारी हैं, बालकृष्ण ब्रह्मचारी ऐसे ट्रिक लगा लीजिए। तथा 100 अजान एक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद अवश्य प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने समय अपने पिछले जीवन के बंग भाषा का एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया था। किसने? गदाधर सिंह ने बंग विजेता का और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया था।
संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी थी। पीछे तो बाबा राधा कृष्ण और बाबा कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबा रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्वमान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बंध गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धा धा करके आग धा धा करके आग जलना, छल छल आंसू गिराना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। हिंदी गद्य की सर्वतोन्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 25 पत्र पत्रिकाएं हरीशचंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं। अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवास का है, तो सदा आनंद में रहता है अल्मोड़ा, ये संवत 1928 का है। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री जी का संवत 1929 में। तो याद रखिएगा, कार्तिक में हम लोग दिया जलाकर प्रकाश करते हैं, तो दीप्ति प्रकाश। बिहार बंधु केशव राम जी, तो बिहार के बंधु कौन है? केशव जी हैं। सदादर्श श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास और सौसे सदादर्श, दिल्ली में निकला था ये संवत 1931 में। काशी पत्रिका 1933 का है। बालदेव प्रसाद बीए शिक्षा संबंधी मासिक, तो काशी में बल से हम लोग बीए करेंगे, ऐसा ट्रिक लगा लीजिए। 33 है तो संवत है, यहाँ संवत या ये नहीं दिया, लेकिन संवत ही होगा। संवत 1933 बल लगा के हम लोग बीए करेंगे काशी में। भारत बंधु तोताराम, तो भारत का बंधु तोता है 3 बार, अलीगढ़ से निकलता था। भारत मित्र रुद्रदत्ता, तो रौद्र का रूप अगर धारण करेंगे तो कभी भारत के मित्र नहीं बन पाएंगे। 34 का है ये। मित्र विलास कन्हैया लाल, कन्हैया सबको पता है मित्र है, लाहौर से निकलता था, 1934 का है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये मासिक पत्रिका था, संवत 1934 में प्रयाग से निकलता था। आर्य दर्पण शाहजहांपुर 1934, पंडित बख्तावर सिंह, तो बख्तावर से बतख बना लीजिए। बतख में हम लोगों को आर्य का दर्पण होता है, दर्पण दिखता है। सार सुधानिधि सदानंद मिश्र, सार से सुधा सदा आनंद देता है। उचित वक्ता कलकत्ता से 1935 दुर्गा प्रसाद, तो दुर्गा का प्रसाद खा के हम लोग उचित बातें करते हैं, उचित वक्ता होते हैं। सज्जन कृति सुधाकर बंसीधर, बंसी को पकड़ के सज्जन आदमी सुधा लेता है, सुधाकर है, सुधा में आकर मिलता है। भारत सुधा प्रवर्तक 1936 फर्रुखाबाद गणेश प्रसाद। आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर 1938, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी मासिक। देसी तैसी अजमेर 1936, दिनकर प्रकाश लखनऊ 1940, रामदास वर्मा। धर्म दिवाकर कलकत्ता 1940, देवी सहाय, धर्म का दीवा देवी जलाती है, देवी की सहायता से धर्म का दिया जलता है। प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी, तो देवकी के नंद का समाचार हमें प्रयाग में मिलता है, ऐसा ट्रिक बना लीजिए। 1940 ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र कानपुर 1940। शुभचिंतक सीताराम, तो सीताराम के शुभचिंतक जबलपुर में रहते हैं, संवत 1940। सदाचार मार्तंड जयपुर में लालचंद्र शास्त्री, तो लाल चंद्र सदा आचार सिखाता है। हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह, दैनिक, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ चुका है, हालांकि बहुत पत्रिका एग्जाम में आई हुई है हिंदुस्तान, लेकिन ये इंग्लैंड से निकलती थी इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 1940 रामपाल सिंह दैनिक। पीयूष प्रवाह काशी 1941 अंबिका दत्त व्यास, भारत जीवन काशी। रामकृष्ण वर्मा भारतेंदु वृंदावन, राधाचरण गोस्वामी 1981, कवि कुलकंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल जी का है, 1941 बस्ती से निकलता था। इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की है, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य, प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। किसको? हिंदी प्रदीप को। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को
ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रताप नारायण मिश्र का है और ब्राह्मण पत्रिका में छपता था। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने बहुत दौड़ धूप की और लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला। अतः संवत 1935 में दुर्गा प्रसाद मिश्र, छोटूलाल मिश्र और पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में भारत मित्र कमेटी बनी। ठीक है, और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला। 4 लोगों का नाम है, दुर्गा प्रसाद, छोटूलाल, सदानंद मिश्र और जगन्नाथ प्रसाद खन्ना। तो भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटू लाल मिश्र इनके संपादक थे, तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कई पत्र हिंदी का पत्र न था। केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र द्वारा निकलती थी, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्मोमत की बातें रहा करती थी। उसके पीछे जो हिंदू बांधव निकला, उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी। केवल हिंदी का एक पत्र ना था। कवि वचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा पर मुग्धा होकर भी पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास, तो मित्र के विलास में कौन रहता है? गोपीनाथ, गोपियाँ रहती हैं, निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ट और ओजस्विनी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक प्रकाश किया था और उसके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधानिधि, ये 2 पत्र कलकत्ते से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे काला कांकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गो लोकवास के पीछे संवत 1942 में यह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, बालमुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके थे। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही, अर्थात मार्च सन 1984 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला था। यहाँ देखिएगा डेट भी दिया हुआ है, मार्च 1984। भारतीय जीवन पत्र किसने? रामकृष्ण वर्मा ने। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया था। तो ये प्रकरण जो है यही खत्म होता है। इसके आगे का प्रकरण हम अगली कक्षा में वाचन करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगी यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।